Hello my dear students, welcome to Parivartan Academy. Myself Hamlesh Yadav, your chemistry teacher. Today I will discuss about the topic periodic table D and F block elements. परिवर्तन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर पीरियोडिक टेबल के पार्ट सेकेंड में हम आपका स्वागत करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपको बता दें कि रफ और पेन अपने पास में जरूर लेकर बैठिएगा या अपने साथ में जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो भी इसमें मुख्य मुख्य फैक्ट आपको बताए जाएंगे उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और करते तो बहुत लोग हैं कुछ, लेकिन आप कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। चलिएगा, आइएगा देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है आज की, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत आसान और बहुत शानदार, केवल कॉन्सेंट्रेट होकर आपको बस सुनने की जरूरत है। चलिएगा देख लेते हैं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या होता है, इसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हम लोग देख रहे हैं। जो हमारा बेसिस है 0 to 0 बैचेस में आप लोग देखिएगा कि यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यही वाला क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इतना। तो डी ब्लॉक कहाँ उपस्थित है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है कौन चीज? डी ब्लॉक। और नीचे जो आते हैं यह कौन सा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो 4 ब्लॉक है एस पी डी एफ, उसमें डी ब्लॉक जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज कि डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखिएगा, इसका पूछ देता है परिभाषा कि डी ब्लॉक क्या है। आप लोग जानिएगा कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में उपस्थित होते हैं, किसमें? n-1 इंटू डी पर 1 to 10, यानी n-1 इंटू डी उपकोष में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो डी उपकोष 4 प्रकार के हैं, कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। अगर इलेक्ट्रॉन एस वाला में आएगा तो एस ब्लॉक हो जाता है, पी में अगर जाएगा तो पी ब्लॉक का, और डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का। लेकिन एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 और न्यूनतम हम लोग 1 रख सकते हैं, और पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम कितना? 14। तो हमें डी की बात करना है, डी ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि इस पर अगर डी पर एस पर 2 वर्ग है तो एस के पास 2 वर्ग है, और पी के पास कितना? 6, तो 6 वर्ग। डी के पास कितना? 10, तो इसमें 10 वर्ग होते हैं, और एफ में कितना? 14, तो इसमें 14 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आइए देख लेते हैं कि डी ब्लॉक वाला जो है कहाँ उपस्थित है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इतना बात आप लिख सकते हैं हेडिंग डाल के, डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होते हैं। और एक बात लिख सकते हैं, क्या चीज? दूसरा, कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें? n-1 इंटू डी टू 1 to 10, यानी कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कैसे हम कह दें कि n-1 इंटू डी टू 1 to 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इस वाले उपकोष में? तो इसमें हम लोग आपको बता दें कि डी ब्लॉक के तत्व इतना है, और इसमें से अगर किसी भी तत्व का, यानी परमाणु क्रमांक स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एक श्रेणी बनाई गई है डी ब्लॉक के तत्वों की, और यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी और एक चौथी श्रेणी बनाई गई है। तो हम लोग इसमें से किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी उपकोष में ही जाएगा, ठीक है ना। और एक छोटी सी बात है कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में, कौन कौन? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी में बांटा गया है। अगर 3D श्रेणी की बात करेंगे तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, 4D वाला 4D में जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटी सी बात यहीं पर आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि इसके नेम थोड़ा सा देख लें। इसके नेम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 3d पर 1।
क्योंकि यहाँ पे स्टेनियम के पास इसके परमाणु क्रमांक अगर 21 है तो 21 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। और अबाव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, और इसी के नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से लेकर आ रहे हैं अबाव का नियम और बोरबरी का नियम लेकर आ रहे हैं। चलिएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर पाएंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्कैनर के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 1s2 और 2s2 ऐसे कर दिया गया है। इस पर जो 2 है 6 है 2 है 2 है 6 है 2 है 6 2 1 है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। इसको ऐड करने पर 21 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कितना हो गया 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 और 21 इलेक्ट्रॉन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D1 में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे n-1 क्यों लगा दिया गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोष की संख्या अधिकतम कौन है, यानी कि जो SPDF होते हैं, SPDF होते हैं जो कोष होता है, इससे पहले देखते हैं कि कौन चीज आगे n में क्या लिखा गया है, यानी कि अधिकतम n का मान क्या है, उससे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या के नाम जानते हैं या कोष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे S से पहले 1 है, S से पहले 2 है और P से पहले 2 है, S से पहले 3 है, P से पहले 3 है और S से पहले 4 है। यानी कि इसमें जो n का मान है अधिकतम कौन है, तो अधिकतम यही है 4 वाला। इसमें अधिकतम संख्या कौन है, SPDF से पहले ऐसी कौन सी, इसमें इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी है, तो D वाला सबसे अधिक है, कितना 4, तो यहाँ पर n का मान जो होगा वो 4 लिया जाएगा। और यहाँ पर n-1 का मतलब यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब कि जब n बराबर 4 हो गया तो n-1 का मान कितना हो जाएगा 3, इसलिए तो कह रहा है कि एक खूब कम होगा, एक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको मिल गया क्या चीज, कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं n-1 इंटू D उपकोष में क्या होते हैं, भरे होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भरते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, यानी ट्रांजिशन, ठीक है ना। कोई आपसे पूछ दे इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, संक्रमण तत्व, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर लिखा गया, क्या चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा क्या चीज, सोडियम दे देगा, हीलियम दे देगा और लिथियम दे देगा और स्कैंडियम दे दिया, और आपसे पूछ देगा इन चारों विकल्प में कि आप बताइएगा संक्रमण तत्व कौन है। तो आपको बता दिया जाए कि S ब्लॉक के तत्वों को फर्स्ट वाले को क्षारीय, दूसरा वाला को क्षारीय मृदा कहते हैं। तो सोडियम और लिथियम किसमें पढ़ रहे हैं, इसमें सोडियम लिथियम किसमें, पहला वाला, तो क्षारीय धातु है। और हीलियम क्या है, अप्रिय गैस है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व है। तो यहाँ से स्कैंडियम ही क्या होगा, सही होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन है, ट्रांसफर कर देता है। क्या ट्रांसफर करता है, ये मेटालिक से नॉन मेटालिक की ओर गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इधर सभी धातु हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल में अपवाद में है, इधर सब धातु हैं, इधर धातु, उपधातु और धातु भी है। यानी धात्विकता गुण जो होता है बाएं से दाएं की ओर चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। धात्विकता गुण घटती है और अधात्विकता गुण बढ़ती है। यानी धात्विकता गुण इधर अधिक से अधिक धातु लोग हैं, और इधर से इधर जब चलते हैं तो इधर अधातु की ओर चलते हैं तो उसमें धात्विकता गुण घट जाता है और अधात्विकता गुण बढ़ जाता है। तो ट्रांसफर कर रहा है धात्विक गुण से अधात्विक गुण की ओर, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी क्या चीज, संक्रमण तत्व। चलिएगा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, परिभाषा आ जाता है क्या चीज, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण तत्व का डिफिनेशन थोड़ा जान लीजिएगा। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, या जिस तत्व का डी उपकोष अपूर्ण भरा हो, क्या हो, उपकोष, डी उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण, क्या होते हैं, अपूर्ण भरा होते हैं। डी उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण भरा होता है, उस हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है, कब अपूर्ण भरा हो, तो याद रखिएगा जिस तत्व का, इसका परिभाषा हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि जिस तत्व का डी उपकोष संक्रमण अवस्था, यानी कि आपको बता दें कि जिस तत्व का अंतिम डी उपकोष होगा वह ग्राउंड स्टेट, यानी कि धरातल अवस्था में, और यानी कि एक बात सोच लीजिएगा,
धरातल अवस्था क्या होता है यानी ग्राउंड स्टेट क्या होता है, और एक होता है क्या चीज, चलिएगा देख लीजिएगा थोड़ा सा, GROUND ग्राउंड स्टेट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आग्य, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तलस्थ, और इसी को बोल देते हैं क्या चीज, मूल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अभी आपको समझा रहे हैं ग्राउंड और ये सब क्या होते हैं। और एक होता है क्या चीज एक्साइटेड स्टेट, ये दोनों क्या होते हैं यानी उत्तेजित अवस्था, इसको समझ लेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा ये क्या है सब दोनों। चलेगा, अगर हम लोग किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं अबाव के नियम के अनुसार, मान लेते हैं स्कैंडियम का हमने क्या कर दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d पर 1, जो अबाव ने अपना नियम दिया है अगर उसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले 1s आता है, 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s 3d आते हैं, इस प्रकार से आते हैं। तो याद रखिएगा कि ये कौन सी अवस्था है, ग्राउंड अवस्था है, यानी कि पहला वाला है। कौन सा है, पहला वाला है, यहाँ से इसको पहला ले लें, दूसरा, ठीक है ना, ये पहला वाला अवस्था होगा। यानी अभाव के नियम के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल कर देते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ग्राउंड अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था यानी कि आग्य अवस्था या फिर तलस्थ अवस्था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर देंगे, क्या कर देंगे उसमें कि 1 वाला को जितने यस वाले हो, चाहे पी वाले हो, चाहे डी वाले हो, चाहे एफ वाले हो, यस पी डी एफ चाहे कोई भी, उससे मतलब नहीं है। और याद रखिएगा कि पहले 1 वाला रखा जाएगा, 1s वाले रखे जाएंगे, 1s ऐसे करके, ठीक, पहले 1 वाले सभी रहेंगे, चाहे जो भी 1 वाले हो सबको एक जगह, फिर 2s 2p 2 ऐसे करके, फिर 3s 3p 3d ऐसे करके, फिर 4s ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे 1 किसके सामने लगा है, तो एक तो बस 1 वाला, फिर 2 किसके सामने लगा है, 2s यहाँ पे लगा है, 2p यहाँ पे लगा है, और 2d नहीं होता है तो यहाँ पर 2 उतार लेंगे, 2s 2 और 2p 6, और 3 वाले इसमें कौन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 3p6 और कॉमन है भी 3p6, अभी 3s2 नहीं उतार पाए हम लोग, 3s2 3p6 और 3d 10, फिर आएगा क्या चीज 4s2 ऐसे। तो आपको बता दें इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो जाएगा, 13 होता लेकिन 1 ही रहेगा ऐसे। यानी कि अगर समान तरीका से कर देंगे तो किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह समान तरीका से कर लें तो मूल अवस्था में होगा, यह हो जाएगा क्या चीज, मूल अवस्था आग्य अवस्था, और नीचे वाला क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया। आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये बात कर रहा है क्या चीज कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, यानी कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ग्राउंड स्टेट यानी कि धरातल अवस्था में हो, अच्छा एक्साइटेड स्टेट में हो, उनका हमेशा डी उपकोष जो होगा अगर अपूर्ण भरा होगा तब वो क्या होगा, संक्रमण तत्व होगा। ठीक है, अगर अपूर्ण भरा होगा तब, ठीक है। चलिएगा, डेफिनेशन आपको मिला। आपको अगर समझना है कि अपूर्ण भरा होगा, जैसे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका डी उपकोष पूर्ण भर जाता है, जैसे क्रोमियम को देखिएगा, क्रोमियम को नहीं कॉपर को देखिएगा, कॉपर 30, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 और जिंक का 30 होता है, और ये अपवाद है, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, अपवाद। अपवाद का मतलब, अपवाद एक ऐसे तत्व होंगे जो अन्य तत्वों की अपेक्षा वह रूल का फॉलो नहीं करेंगे, नियम का फॉलो नहीं करेंगे। तो कॉपर का जो होता है अगर अभाव के अनुसार करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 10, मतलब कि यहाँ पर 10 हो गया, और 10 10 20 20 और 9 29। लेकिन यह अभाव के नियम के अनुसार है, लेकिन वास्तव में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। आप लिख देंगे सही नहीं है। सही क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, सही के लिए क्या, अपवाद वाले जितने होते हैं उनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी का मतलब कि बाहरी कौन है, जब इसको हम लोग एक्साइटेड में रखेंगे 1s2, इसमें देखिएगा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पहले क्या, ये तो सही नहीं है। सही क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
और 3d पर 10 हो जाता है। s वाला में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, s वाला में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन द्वीप कोष फंस जाते हैं। तो क्या इसमें अगर ये तो ग्राउंड स्टेट में, इसमें ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड में कैसे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6, पहले 1 वाला फिर 2 वाला फिर 3, तो 3s2 3p6 और 3d10, फिर आएगा क्या चीज 4s1, कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया क्या चीज, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इन किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, नीचे एक्साइटेड स्टेट में हो गया। ठीक है, ऊपर वाला सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, नीचे है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेकिन ग्राउंड स्टेट में है, और उसके भी नीचे क्या चीज, एक्साइटेड स्टेट में कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये हो गया क्या चीज, तटस्थ अवस्था में भी डी उपकोष अपूर्ण रहेगा तब जाकर क्या होगा, डी उपकोष अगर अपूर्ण रहेगा तब जाकर क्या होगा, संक्रमण तत्व होगा। लेकिन यहाँ पर भरा हुआ है, 30 मत नहीं है, लेकिन कॉपर पर हम लोग जानते हैं कॉपर प्लस और कॉपर पर 2 प्लस। कॉपर प्लस वाला के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो कॉपर प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और मिलेगा क्या चीज 3d10। अभी यह संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन कॉपर 2 प्लस वाला जब करेंगे तो उस समय क्या बन जाएगा 3d9। इसका मतलब उस समय क्या हो जाएगा, यह वाला संक्रमण तत्व नहीं है लेकिन यह वाला संक्रमण तत्व है। तो याद रखिएगा, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कोष डी उपकोष अपूर्ण होंगे वह संक्रमण तत्व होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है क्या चीज कि उनका ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में क्या होंगे, उनका डी उपकोष क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। एक बात कर लेते हैं, अगर यहीं पर अगर जिंक होता ना 30 वाला अगर होता, 30 वाला की अगर बात करते हैं जिंक 30 के लिए, ठीक है, जिंक 30 के लिए यहाँ पे क्या हो जाता 4s2 और 3d पर 10 और नीचे 3d10 4s2, और इसे क्या करता है जिंक वाला केवल 2 प्लस बनाता है, और जब 2 प्लस बनाएगा तो 4s2 से गायब हो जाएगा, केवल 3d पर 10 मिलेगा। और यह ठोस अवस्था में, सॉरी यह आग्नेय अवस्था में और एक्साइटेड स्टेट में, दोनों अवस्था में क्या नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो वे तत्व जिनका आग्नेय अवस्था एवं एक्साइटेड स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों स्टेट में क्या होते हैं, उनका डी उपकोष क्या हो, अपूर्ण हो। क्या हो, अपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से भरा न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। अब छोटी सी बात है कि संक्रमण तत्व को कितने प्रकार है, संक्रमण तत्व को कितने श्रेणी में बांटा गया है संक्रमण तत्व को। ठीक है, इसको 4 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन, एक है क्या चीज, एक का नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है ना, यानी कि हम लोग डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं, यानी कि यहाँ पर संक्रमण तत्व क्यों लिया गया, तो सभी संक्रमण तत्व हैं, लेकिन संक्रमण श्रेणी की बात करेंगे तो एक संक्रमण श्रेणी, 2 संक्रमण श्रेणी, 3 संक्रमण और चौथी संक्रमण श्रेणी, इस प्रकार से है। तो हम अगर संक्रमण श्रेणी को देखेंगे यानी संक्रमण तत्वों कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो संक्रमण श्रेणियों को हमारा अगली हेडिंग आ रही है संक्रमण श्रेणी, ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना, ट्रांजिशन सीरीज यानी संक्रमण श्रेणी के कितना भागों में बांटा गया है, तो संक्रमण श्रेणी को कितने, 4 श्रेणी में। पहला कौन सा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये ऐसे कह सकते हैं प्रथम संक्रमण तत्व। तो प्रथम संक्रमण तत्व कुछ इस प्रकार से चलेगा। तो इसे कौन नाम देंगे, क्या चीज, 3D श्रेणी। कौन सा, 3D श्रेणी, यानी कि 3D सीरीज के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, 3D सीरीज के नाम से भी क्या करेंगे, इसे जानेंगे। अच्छा, 3D सीरीज क्यों जाना जा रहा है, चलेगा इसको देख लीजिएगा। क्योंकि इस 3D श्रेणी में कौन कौन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कर दिया जा रहा है तो हमेशा इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा 3D में ही उपस्थित होंगे, यानी कि कोई 1 में होगा, कोई 2 में होगा, कोई 3 में होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या चीज, कि संक्रमण जो हमारे संक्रमण श्रेणी है इसको 4 श्रेणी बांटी गई है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है इसको 3D से कहा जाता है। क्यों 3D से,
3D का मतलब क्या है, इसमें कहां से कहां तक तत्व उपस्थित होते हैं। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक कुल कितने तत्व उपस्थित होते हैं, कुल 10 तत्व उपस्थित होते हैं। इन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और एक जिंक। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30। आपको बता दें कि इसमें यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी में दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अपवाद है। कौन कौन, एक क्रोमियम और एक कॉपर। ये लोग कैसे हैं, अपवाद हैं। अपवाद, अपवाद तत्व के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी इस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, स्टार। क्यों, ये इतनी स्पेशल है, लोग अपने आप में यानी कि रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सब लोग सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वाउ के नियम के अनुसार, बर्बरी के नियम के अनुसार कर दिया जाता है, लेकिन क्रोमियम और जो कॉपर है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाउ और बर्बरी के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इनका क्या कहते हैं, अपवाद तत्व। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बोरबरी और वाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या कर देंगे, अपवाद तत्व। तो अपवाद तत्व कौन कौन, क्रोमियम और कॉपर। एक बात क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे डी ब्लॉक पे कौन कौन से तत्व अपवाद हैं। तो अपवाद तो बहुत से देखिएगा, क्रोमियम भी है, कॉपर भी है, एजी भी है, और 41 नंबर वाले 42, 44 और 41, 42 और 44, 45, 46 ये जो है एक्सेप्शनल एलिमेंट की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन होते नहीं है। लेकिन इसमें कौन कौन है, 24 नंबर, 29 नंबर और 47। तो ये लोग क्या है, अपवाद एलिमेंट है। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में अपवाद वाले तत्व कौन से, तो क्रोमियम है और क्या चीज, कॉपर। परमाणु क्रमांक 24 और कौन से, 29 है। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या कुल कितना है, 10 तत्व है। कौन कौन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, ये लोग क्या है, इसमें जिसमें दो है क्रोमियम और कॉपर क्या है, अपवाद, यानी इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल एलिमेंट। ठीक है ना, एक्सेप्शनल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस इज ए एक्सेप्शनल एलिमेंट। कौन कौन, क्रोमियम एंड कॉपर। अब एक छोटी सी बात है कि यूज क्या है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं कि लोहा जो है इसका बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, और इसके बाद कॉपर का भी यूज किया जाता है, जिंक का भी यूज किया जाता है, निकिल का, कोबाल्ट का, इन सब का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि दो एलिमेंट्स जो हैं, एक क्रोमियम और एक कॉपर, ये लोग ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर निष्क्रिय हो जाते हैं, जल्दी से निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन और नमी नमी से जब लोग क्रिया कर लेते हैं तो थोड़ा निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब ज्यादा क्रिया नहीं करते। कौन कौन, क्रोमियम और कॉपर। और कुछ एक और बात है कि कॉपर, सोना, चांदी को हम लोग सिक्का धातु करते हैं, इससे मतलब सिक्का तैयार किया जाता है। कौन कौन, यू आर लुकिंग और नॉट, चलेगा देखिएगा। कॉपर, कौन कौन, कॉपर और सोना, एयू और एजी। कॉपर, सोना, चांदी, कॉपर, सोना, चांदी से सिक्का तैयार किया जाता है। चलिएगा आगे देखिए, ये तो हो गया प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसके बाद तुरंत आती कौन चीज, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में हम लोग क्या यहाँ बोल देंगे, जिससे क्या लिख देंगे यहाँ पर, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, यानी कि यहाँ बोल देंगे सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट और सीरीज। और इसको हम लोग 4D के नाम से बोलेंगे, किससे, 4D सीरीज, 4D सीरीज, यानी कि 4D श्रेणी। यह 3D श्रेणी और यह 4D श्रेणी होगी। ठीक है ना, 4D श्रेणी। और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट है, यानी एरिट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक कुल 10 तत्व उपस्थित होते हैं। एट्रियम होगा, फिर इसके बाद जर्कोनियम होगा, नायोबिडियम होगा, मॉलिब्डेनम होगा, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, प्लेडियम और एजी और सीडी 48। मिनरल एटॉमिक नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48. 47 are exceptional element. We know that 47 numbers elements
सिल्वर इज एक्सेप्शनल एलिमेंट, यानी कि जो सिल्वर है यह अपवाद वाले तत्व है। और ये जो 41 से 42, 44, 45, 46 ये जो एलिमेंट है इनके बाहरी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपवाद वाले तत्व के जैसे क्या करते हैं, अपना बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं क्या चीज कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक तक 30 तत्व उपस्थित होते हैं, सॉरी जिंक 30 यानी कुल 10 तत्व उपस्थित होते हैं। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक कुल 10 तत्व उपस्थित होते हैं। और सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारा सेकेंड या द्वितीय संक्रमण श्रेणी है इसमें इरेट्रियम यानी इरेट्रियम का मतलब 39 से लेकर कैडमियम 48 तक कुल 10 तत्व उपस्थित है, जिसमें एजी जो है वो अपवाद वाला तत्व है, ठीक है। एजी सिल्वर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिल्वर जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया सुचालक के काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर कोई विद्युत का चालक तार है उसमें एक सिरा पर हम लोग विद्युत करंट अगर दे दें तो दूसरे सिरा पर बहुत अच्छे ढंग से हमें क्या करेगा, मिल जाएगा। और क्योंकि इसमें क्षय नहीं होता, ठीक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वह सिल्वर होता है। और इसमें अभी आपको बताया गया कॉपर और एजी और एयू जो है इनको मिलाने पर क्या बन जाता है, क्या बन जाते हैं, सिक्का धातु, ठीक है। तो इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड वाला, इसमें जो टेक्नीशियम है यह गैसेस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, और बाकी सभी कुल जो है सॉलिड स्टेट में है। और इसमें उपयोग जो है सिल्वर का हम लोग विद्युत चालक तार बनाने में सबसे अधिक करते हैं। और इसमें एक सबसे बहुत महंगा धातु जिसका नाम है क्या चीज, प्लेडियम, क्या चीज, प्लेडियम। और इसको हम लोग चलेगा पैलेडियम है, प्लेटियम है, ठीक ना, प्लेटिना नहीं, पैलेडियम है। तो महंगा धातु नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह धातु है। सबसे महंगा धातु प्लेटिनम है, क्या है, प्लेटिनम जो तीसरा वाला में है। और प्लेटिनम को हम लोग सफेद सोना के नाम से जानते हैं, जो तीसरे आवर्त में उपस्थित है, चलेगा। पैलेडियम नहीं होगा, प्लेटिनियम होगा, चलेगा। फिर इसके बाद हमारा आता है कौन चीज, तृतीय, कौन सा, तृतीय संक्रमण श्रेणी। कौन सी, तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट है, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा। तृतीय संक्रमण श्रेणी में यानी कि थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि इसका नाम है क्या चीज, पहला 3D दूसरा 4D, अगला कौन सी आ जाएगा, 5D, 5D सीरीज होगा, ठीक है, 5D सीरीज। चलिएगा 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर अक्रिय गैसेज जो होते हैं लास्ट में हीलियम का 2 होता है, ठीक है, नियान का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। और इसके बाद हमारा आता है क्या चीज, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जिनान का 54 होता है, और रेडान का कितना 86 होता है। उसी के आधार पर अगर एक एक बढ़ा देंगे इधर तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्षारीय धातु मिलेगा। और भी एक जोड़ देंगे तो क्षारीय मृदा धातु, और इसमें और जोड़ देंगे तो हमारे इस प्रकार से एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यानी इधर 54 है तो 55 और 56 के बाद क्या आ जाएगा 57। 57 का मतलब तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं इसे हम लोग 5D के नाम से जानते हैं। कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के डेफिनेशन हो जाएगा कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में, 5D उपकोष में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। उपकोष में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपकोष में उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व यानी 5D श्रेणी के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट्स की जो संख्या होती है इसमें भी कितना होती है, 10 ही होती है। लेकिन कौन कौन, याद रखिएगा यहाँ पर सीजियम और बेरियम बहुत से आपको क्या करता है कि यहाँ पर जो लेंथिनियम का सीरीज है इसको उठाकर इसमें रख देता है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि इसमें हम अगर फिलहाल देखेंगे तो हमारे पास 15 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेंथिनियम का जो स्थान है यहाँ पर होगा, ठीक है। इस टेबल में जो यहाँ पर दिया है यह यहाँ पर होगा, ठीक है। यानी कि परमाणु क्रमांक 57 लेंथिनियम और तथा की बात करेगा, इसके बीच वाले जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि सीरियम 58 से लेकर, कहां से 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स, इसका नाम है ल्यूटीशियम, क्या चीज है, ल्यूटीशियम। यह जो एलिमेंट है 71 होगा, परमाणु क्रमांक 71। यह जो एलिमेंट्स हैं यह ब्लैक एलिमेंट्स हैं इसके बीच वाले, ठीक है। लेकिन बस इसको बाहर निकाला गया है। तो फिर आगे कहा, तथा हाफनियम 72 से लेकर Hg यानी मरकरी 80 तक
कुल कितने तत्व, 10 तत्व उपस्थित होते हैं। इसके बीच वाले तत्व कहाँ चले गए हैं, इसके बीच वाले तत्व कहाँ चले हैं, नीचे खिसक कर चले आए। अगर पीरियोडिक टेबल अगर बनाया जाएगा कुछ इस तरीका से, पहला हमारा यस ब्लॉक के लिए बनाया जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा बनेगा क्या चीज, दूसरा बनेगा कुछ इस प्रकार से, एक सीढ़ी को उतरते हैं, फिर अगली बार 2 सीढ़ी उतरते हैं, फिर इसके बाद कितना, कुछ इस प्रकार से। तो 2 सीढ़ी उतरने के बाद यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ पर छठ हम लोग चढ़ जाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो सीजियम है, यानी क्या चीज, यहाँ पर सीजियम और बेरियम, इसके बाद क्या चीज आता है, क्या चीज, लेंथेनम सीरियम। यहाँ पे याद रखिएगा कि लेंथेनम जो होगा, फिर इसके बाद क्या चीज, सीरियम, फिर इसके बाद प्रोसीडियम। यहाँ पर एलिमेंट जो नीचे वाले जो है, यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ब्लॉक को भर के फिर बाद में स्टार्ट कर सकते हैं चारों को, यानी कि स्कैंडियम इनको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे होता है इसके बीच में, लेकिन इसके लिए एक अलग ब्लॉक बना दिया गया, यह ब्लॉक। और एक बात याद रखिएगा, भविष्य में जी ब्लॉक भी आने की घोषणा, यानी कि जो परमाणु क्रमांक 119, 120, 121 वाले जो तत्व हैं, इनकी खोज में लोग लगे हुए हैं। और भविष्य में आने वाला कौन से, यस, पी, डी और एफ तो हो चुके हैं, जी ब्लॉक भी आने वाला है। चलिएगा देखिएगा, देखते हैं क्या होता है आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया क्या चीज, लेंथेनम, हाफनियम से लेकर क्या चीज, एच जी तक के एलिमेंट कुल 10 तत्व उपस्थित होते हैं। और इसके बीच में कहाँ उड़ गया, यानी कि 57 और 72 के बीच वाले तत्व कहाँ चले गए, तो 57 से लेकर 72 तक के जो तत्व हैं कुछ यहाँ पर, यानी यह ब्लॉक के नीचे, यह ब्लॉक के नीचे रखा गया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा क्या चीज, 5D श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट, लेंथेनियम 57 से लेकर लेंथेनियम 57 तथा हाफनियम 72, लेंथेनियम 57 तथा हाफनियम 72 से 80, मरकरी 80 तक के जो तत्व होते हैं वो कितने हो जाएंगे, सब कितने, 10 तत्व उपस्थित हैं। यहाँ पर काउंटिंग हम लोग काउंटिंग करेंगे, लेंथेनियम 1 हो गया और हाफनियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लेंथेनियम, कुल मिलाकर कितने, 10 एलिमेंट उपस्थित हैं। ठीक है, इसमें जो टंगस्टन है, डाब्लू, क्या चीज, टंगस्टन जो डाब्लू है, यह जो प्रकाश विद्युत बल्ब होते हैं उसमें क्या इसको लगाया जाता है, इसका उपयोग, यानी टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत उच्च गलनांक वाले होते हैं। क्या होते हैं, उच्च गलनांक वाले धातु होते हैं, उच्च गलनांक वाले एलिमेंट यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एलिमेंट्स, यानी कि इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। किसका, डाब्लू, यानी टंगस्टन की बात होगी। ठीक है, एक है आगे एक एलिमेंट है ऑस्मियम, क्या चीज, ऑस्मियम, ये सबसे भारी है। क्या है, सबसे भारी। ठीक है, ऑस्मियम जो एलिमेंट है इस पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिकतम क्या है, सबसे भारी है। नाम पूछ लिया जाता है कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि सबसे भारी एलिमेंट्स कौन है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, बता देंगे कि ऑस्मियम जो है सबसे भारी है। ऑस्मियम, ठीक है, ओसाते हैं लोग, तो मतलब जो अनाज होता है शुद्ध वाले वो नीचे गिर जाते हैं और बाकी लोग उड़ जाते हैं, तो जो भारी होता है वही नीचे गिरता है, यानी कि ओसाने से, यानी ऑस्मियम जो है सबसे भारी। गलनांक विद्युत बल्ब में सबसे उच्च गलनांक वाले कौन, टंगस्टन। ठीक है, हाफनियम, टेंटेलियम और एक अन्य धातु जो प्लेटिनम, पीटी जो है प्लेटिनम, इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम सबसे महंगा, सोना से भी महंगा धातु, इसमें जंग पोंग नहीं लगते हैं। और प्लेटिनम धातु की 1000 का बाट जिनेवा में बनाकर शीशे में पैक करके रखा गया और उसी 1000 ग्राम के बाट से चारों तरफ क्या होते हैं, उसी बाट पर लोग मोहर लगाते हैं और चलता है वही पद्धति, उसी पद्धति के आधार पर सब जगह क्या होते हैं 1 केजी के बाट को मानक मान के चलाया जा रहा है। ठीक है, प्लेटिनम सबसे महंगी धातु, जंग ओंग नहीं लगता। इसके बाद क्या है, एक तो एयू है, गोल्ड है, और गोल्ड जो है इसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली गोल्ड बोलेंगे। ठीक है, गोल्डन कलर का गोल्ड। चलिए, सोना जो है यह विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने में कार्य किए जाते हैं। और एक और भी है, ठीक है, Hg, यानी क्या चीज, मरकरी। क्या चीज, मरकरी की बात करें कि मरकरी क्या है, तो सामान्य ताप पर क्या होता है, सामान्य ताप पर
सामान्य ताप पर क्या होते हैं? द्रव अवस्था में। ठीक है, सामान्य ताप पर क्या चीज? द्रव अवस्था में होता है। अच्छा, द्रव अवस्था का मतलब समान ताप पर। समान ताप किसको कहेंगे? समान ताप का मतलब वही जो रूम टेम्परेचर होते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, उसी को हम लोग समान ताप के नाम से जानेंगे। और जनरल हो, जो सामान्य हो, साधारण हो। ठीक है, मरकरी। साधारण ताप पर जो मरकरी होता है वो किस स्टेट में चलाता है? द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, मरकरी। इसे हम लोग पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। तो यही है पारा। ठीक है ना, यही है पारा, मरकरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो धातु नहीं होते। मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। और जो डॉक्टर के जो थर्मामीटर होते हैं, जो बुखार नापने वाला, उसमें इसी का यूज किया जाता है, पारा। ठीक है, जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उस थर्मामीटर में पारा क्या होते हैं? ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। ठीक है, और विनोदेट हम जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। और फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, एक सामान्य या एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होना चाहिए वह इतना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए, या फिर क्या चीज? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, कुछ ऐसे डॉक्टर लोग होते हैं कहते हैं कि 107 डिग्री का बुखार हो गया है। तो बुखार 107 डिग्री पे यानी कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, तो बुखार 107 डिग्री पे कैसे हो पाएगा? वो गलत बात होती है। वो बल्कि फ़ारेनहाइट में जा सकता है, 107 कुछ फ़ारेनहाइट हो सकता है, लेकिन 107 पे चला जाएगा तो 107 पर बुखार क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति को 107 डिग्री पे बुखार हो जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी उबलने लगते हैं। तो ये बात आप याद लीजिएगा, नहीं 37 से कुछ मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आपको बता दें कि डीप ब्लॉक में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में मैक्सिमम इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, खाने में यूज करते हैं इसका। इसके बाद वेनेडियम हो गया, और मालिब्डेनम हो गया, पैलेडियम हो गया, सिल्वर हो गया, टंगस्टन हो गया, विद्युत बल्ब में इसका यूज करते हैं। ऑस्मियम सबसे भारी हो गया, प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जानते हैं, व्हाइट गोल्ड के नाम से। एयू जो हो गया, यहाँ पर गोल्ड की आपको बताया गया, विभिन्न प्रकार के आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। और विद्युत के सबसे अच्छे चालक चांदी हो गया, टेक्नीशियम, मॉलिब्डेनम, ये विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हो गए। और इसमें आपको बता दिया जाए कि संक्रमण धातुओं में आपसे पूछा जा सकता है कि मरकरी किस श्रेणी में है, तो तीसरी वाली में, 5D वाली में है। ठीक है, तो बहुत से इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हमारा जो पीरियड टेबल है लगभग आपको बताया जाए तो 4000 प्लस क्वेश्चन इससे मतलब बन सकते हैं, और मैक्सिमम यानी कि प्लस का मतलब और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं, तृतीय हो गया। इसके बाद हमारा क्या चीज? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है ना, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी यानी कि 5D, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा? 6D। कौन चीज? 6D सीरीज एलिमेंट। 6D सीरीज जो हमारा एलिमेंट है आपको बता दें इसमें कौन कौन है। यानी उधर आ गया 84 पर क्या हो जाते हैं? 86 पर रेडान होते हैं। इसके बाद 87, 88, 89 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 89 से हमारा आएगा एक्टिनियम। क्या चीज? एक्टिनियम 89 पर। तथा आएगा क्या चीज? थोरियम TH से कितना? 90 से लेकर 90 से, यहाँ थर्ड नहीं फोर्थ, FOURTH, फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट इन 6D ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, फ्रेम से लेकर कहां तक? लॉरेंशियम तक। कहां तक? लॉरेंशियम तक। LR 103। कुल 10 तत्व उपस्थित होते हैं। क्या चीज? एक बार सुन लीजिएगा, यही जो है यहाँ पर आएगा क्या चीज? थोरियम, फिर आएगा कौन सा? रदरफोर्डियम, डर्नियम, सर्बोरेंशियम, फिर इसके बाद बोहरियम, हस्मियम, मेट्रियम, डस्टिनियम, फिर रोंडजिनियम, कॉपर्निशियम। इस प्रकार से जो एलिमेंट्स हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंत में एक ऐसे भी तरीका आपको बताया जाएगा कि जो आईपीसी नामकलेचर के आधार पर पहले इसका नामकरण किया गया था कि यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे उसका नाम क्या रखा जाएगा। आईपीसी ने इसका निष्कर्ष निकाला था, यानी कि प्रमाण क्रमांक 1 होंगे तो उसका नाम, 2 होंगे तो उसका नाम चलेगा। उसको आगे तो पढ़ना है, पहले इसको देख लेते हैं। 6D श्रेणी में एक्टिनियम 89 से थोरियम 90 और लॉरेंशियम 103 तक के कुल कितने? 10 तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक ना, और चतुर्थ इसमें क्या होता है? इसमें सबके सब यानी
एक्टिनियम भी एलिमेंट्स, हमारा एक्टिनियम से लेकर कॉपर्निशियम तक सबके सब एलिमेंट्स कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैसे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा किरणों से बनाया गया था। चलिएगा आगे आगे देखिएगा। और इसमें यह जो एलिमेंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कहीं इसका जिक्र भी बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है। तो ये सीजीटी सीरीज है लेकिन, ठीक है। और आगे हम लोग आपको बता दें कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या चीज कहते हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी और कॉपर्निशियम डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या चीज? कौन कौन? जिंक और कैडमियम और मरकरी एंड भी कर सकते हैं कॉपर्निशियम। इसको लिया जाता है नहीं लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं इन तीन एलिमेंट्स को मुख्य तौर पे पूछता है। क्या चीज? जिंक, कैडमियम और मरकरी। और बात सुनिएगा, ये क्या बता रहा है? क्या चीज? कि डी ब्लॉक के तत्व को, क्या चीज? डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। आप संक्रमण तत्व कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। क्या चीज? कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो चलिएगा, तो डी ब्लॉक के जब तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को आप संक्रमण तत्व कह रहे हैं, तो जिंक और कैडमियम और एचजी तो भी डी ब्लॉक के तत्व है। तो फिर आप कहां से क्वेश्चन आप बना दे रहे हैं? क्या चीज की जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर्निशियम डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए डी ब्लॉक का जो असली एग्जांपल है, डी ब्लॉक के तत्वों का एग्जांपल जो है वो बताता है कि वे तत्व जिनका ग्राउंड स्टेट यानी आग्नेय अवस्था में और एक्साइटेड स्टेट में, दोनों अवस्थाओं में हमेशा उनका डी कोष अपूर्ण हो। डी कोष चाहे उपकोष जो होते हैं, क्या होते हैं? वे तत्व जिनका डी उपकोष क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। उपकोष जो होते हैं अपूर्ण हो। डी ब्लॉक के वे तत्व संक्रमण तत्व उसे कहते हैं, संक्रमण तत्व उसे कहेंगे, संक्रमण तत्व वह कहलाते हैं जिनका डी कक्षक या डी उपकोष जो होते हैं, क्या चीज? डी उपकोष जो होते हैं क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? अपूर्ण। अपूर्ण मतलब भरे नहीं होते, ठीक है ना। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आगे अवस्था में और एक्साइटेड स्टेट में, दोनों स्टेट में क्या होते हैं? डी उपकोष क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिएगा देख लेते हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये लोग डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी इन्हें संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा गया? क्यों? क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, इसका परमाणु क्रमांक 30 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये 30 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ग्राउंड स्टेट में। तो हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अभी 22 हुआ और 3d पर 10, अब 30 हुआ, 10 और 10 20 10 30। तो यहाँ पर डी कोष जो है ये तो कंप्लीटली भरा हुआ है। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में कर दें तो 1s2 2s2 1 वाले एक साथ 2 2 एक साथ, तो 2s2 2p6 आएंगे। इसके बाद 3 वाले 3s2 3p6 3d 10 और 4s2, ये लोग एक साथ आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया क्या चाहिए? जिंक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, लेकिन किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में किया गया। ऊपर किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में किया गया, ठीक है। और अगर इसको आयनिक स्टेट में लिखेंगे तो Zn पर 2+ होते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर नहीं लिखा जाता है, तो उसमें सब कुछ लिखा जाएगा, बस 3d पर 10 लिखा जाएगा, 4s2 पर 0, यानी इसे नहीं दिखाएंगे तभी कोई बात नहीं है। दिस इज आयनिक स्टेट, यह आयनिक स्टेट में है, आयनिक स्टेट में। तो देखिएगा हमेशा इसका जो डी कोष है हमेशा भरा हुआ है। इसी प्रकार से हमारा कौन हो जाएगा? क्या चीज? कैडमियम भी और मरकरी भी। तो सिंपल सी बात, जिंक और कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों? तो छोटी सी बात है, लिख सकते हैं उसमें आंसर कि जिस तत्व का डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है उस हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। लेकिन कंडीशन लिख देना है कि जिनका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
संक्रमण तत्व। तो इसका क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि स्टेट में हमेशा इसका डी कोष तो पूर्ण भरा हुआ है। जब पूर्ण भरेगा तो संक्रमण तत्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें ये तो बात होगी क्या चीज, डी ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्वों को किससे पुकारा जाएगा, किससे पुकारा जाएगा, कैसे पुकारते हैं। और एक आवर्त की बात करें, डी ब्लॉक में आवर्त वर्ग की बात करें। डी ब्लॉक के आवर्त व वर्ग, ठीक है ना, आवर्त और वर्ग की बात करेंगे। किसके, डी ब्लॉक के आवर्त व वर्ग की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक में कौन कौन आवर्त है, तो आप देखिएगा डी ब्लॉक में 4 आवर्त में श्रेणी तत्वों को सजा दिया गया है। 4 श्रेणी है, एक 3D श्रेणी कहते हैं, 4D श्रेणी कहते हैं, 5D और 6D। ऐसा मत सोचना कि 4D हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वितीयक कोष में जा रहा है, इसलिए इसको 3D नाम दे रहे हैं, ठीक ना। और इसकी आवर्त कौन कौन है, 4 है, 5 है, और कौन से 6 है, और कौन 7। 5 नहीं बन पाया, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। कौन कौन आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वें आवर्त में इसको रखा गया है। और वर्ग की बात करेंगे, ये तो हो गया क्या चीज, आवर्त हो गया, क्या हो गया, आवर्त, पीरियड हो गए। वर्ग की बात करेंगे, चलेगा, वर्ग देख लेते हैं कौन कौन। तो देखिए शुरू से स्टार्ट करेंगे, नंबर वाइज अगर लिखते हैं 1 2 3 4 5, अगर नेचुरल नंबर में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 18 तक लिखेंगे। यानी हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी वर्ग जो होगा हमारा कौन कौन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर दें, शो कर दें, ठीक है ना। लेकिन उपवर्ग के रूप में लिखा जाएगा, वर्ग 1 2 3 4 ऐसे करके 18 तक देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उपवर्ग के रूप में लिखा जाएगा, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में, तो तीसरा जो होता है ये हमारा आता है थर्ड बी में। कौन सी, थर्ड बी में, यानी एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को उपवर्ग ए में रखा गया है, किसमें, ए में। और जो डी ब्लॉक है इसको किस में रखा गया है, बी में। तो बी में हम लोग आपको बताएं थोड़ा सा कि 11 वाला को फर्स्ट, कहां गया 11, फर्स्ट बी, 12 वाला को किसमें, सेकेंड बी, और ये वाला थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और 7th बी, और ये जो 3 है ओनली 8, क्या बोलेंगे इसको, ओनली 8 बोलेंगे, केवल 8 बोलेंगे। कुछ इस प्रकार से आप लोग इसके बारे को जान लीजिएगा। आपसे अगर पूछता है कि थर्ड बी के किसी एक तत्व का नाम, तो थर्ड बी आपको पता होना चाहिए कि थर्ड बी किस में जाएगा। तो बी वाला अगर माइंड में आता है तो यस और पी ब्लॉक के नहीं हो सकते हैं, और बी वाला रहेगा तो डी वाला में ही होगा, डी वाले ब्लॉक में होंगे। और डी ब्लॉक में तो सोचिएगा कि फर्स्ट बी तो कॉपर क्या होता है, और इसके बाद जो सेकेंड भी होता है वो जिंक से स्टार्ट होता है। थर्ड बी का बता रहे हैं कि स्कैंडियम वाला से पूछा जा रहा है, कि स्कैंडियम वाला से बताएंगे, स्कैंडियम से या तो एट्रियम से जो स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8, और हमारा फर्स्ट भी और सेकेंड भी लास्ट में होंगे। कुछ इस प्रकार से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो वर्ग हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसमें सभी जो तत्व होते हैं वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। नाश्ते नाबूद कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, डू नॉट स्लीपिंग, ओनली प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड्स एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड, लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड माय डियर फ्रेंड्स। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़े नहीं। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर नींद आ रही है, थोड़ा सा कुछ आप कुछ एनर्जी वाली बात नहीं दे रहे हैं। तो वास्तव में एनर्जी वाली बात आपको मिलेगा, यही है, चलेगा। देखिएगा आगे डियर फ्रेंड्स, आपको कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं सोइएगा बिल्कुल मत, देखिएगा इधर, चलिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालने, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तित संयोजकता रखते हैं। पहली बात है क्या चीज, कि डी ब्लॉक
के तत्व परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती संयोजकता, या हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या भी कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण संख्या। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या चीज है? परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि यह इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होते हैं? बार बार क्या होते हैं? बार बार बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं का मतलब क्या चीज? कि स्कैंडियम जो है इनकी ऑक्सीकरण टाइटेनियम ऐसे निकाल लेते चलिएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, कॉपर और जिंक। मैंने किस श्रेणी को लेकर चला हूं? तो लेकर देखा हम किस श्रेणी को लेकर चल रहे हैं? तीसरा, यानी कि 3D श्रेणी। कौन सा? 3D। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर और एक जिंक है। ठीक है, ये वाले एलिमेंट है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर देखा जाएगा तो स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है और जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है यह नॉट चेंजेस। क्या होती है? बदलती नहीं है, केवल एक होगा। दो होंगे, एक होंगे या दो होंगे। तो हम आपको बता दें स्कैंडियम जो होती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कितना? +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यह त्याग सकता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है और बदलते नहीं है। अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 और 4 है। इसकी 2, 3, 4, 5, 6, इसकी 2, 3, 4। मैग्नीज जो होते हैं वो सबसे अधिक ऑक्सीकरण स्टेट क्या करते हैं? अपना रखते हैं। और ये जो एलिमेंट है इसी के रेशियो में आगे बढ़ाया गया। ठीक ना? तो याद रखिएगा कि संक्रमण तत्वों की जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं यह सब परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब कि ये जो तत्व होते हैं संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का मतलब कि भिन्न प्रकार के जो तत्व हैं सभी तत्व जो है वो अपना अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रत्येक संक्रमण श्रेणी जो है इसमें का जो पहला तत्व होते हैं और अंतिम तत्व होते हैं यह परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि इनके अंदर वाले जो तत्व है जैसे टाइटेनियम हो गया, पहली श्रेणी में टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक, ये लोग 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एटीएम से लेकर एजी तक ये लोग भी तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और ये भी तत्व प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हर एक संक्रमण श्रेणी के प्रथम और अंतिम तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम आपको बता दें कि स्कैंडियम कितना कर रहा था? 3 कर रहा था। टाइटेनियम कितना? 3 भी कर रहा था और 4 भी। वैनेडियम 3, 4 और 2। क्रोमियम 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है। इस तरीके से मैग्नीज सबसे ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। ठीक है? मैग्नीज जो है इसमें करता है 2 ने 1 नहीं, लेकिन यह प्रदर्शित करता है कितना? 2, 3, 4, 6 और 7। सबसे ज्यादा मैग्नीज अपनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और यह उससे कम और इससे कम, यानी कि बढ़ेगा फिर इसके बाद क्या होगा? घटेगा। ऑक्सीकरण संख्या कम प्रदर्शित, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मैग्नीज, इसके बाद कम कम कम। ठीक है? आयरन, कोबाल्ट, इसके बाद और भी है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। छोटी सी बात है स्टूडेंट्स की जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जितना कम होता है ऐसे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होगी वो बहुत जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होगा वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या ऐसे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है वह आयनिक यौगिक बनाते हैं और जिनकी ऑक्सीकरण संख्या जो ज्यादा होती है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या अधिक जिनकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है वह सस्वयंक यौगिक बनाते हैं। फिर सुन लीजिएगा इस बात को माय डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीकरण संख्या जिसकी कम होती है यानी कि स्कैंडियम और जिंक जो है यह अपनी ऑक्सीकरण संख्या कम प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक ना? आयनिक यौगिक मतलब ऐसे दूसरे यौगिक के साथ मिलेंगे जो तत्व स्कैंडियम या जिंक के साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाएगा, मतलब टूटेगा तो आयनों के रूप में टूटेगा। लेकिन जिनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वह ससंयुक्त यौगिक का निर्माण करते हैं। ससंयुक्त मतलब कि जिनके बीच में ससंयुक्त बंधक उपस्थित होते हैं। ठीक ना? ये बात हो गई, यह सभी के लिए लागू होता है यही बात। इसके बाद आगे देख लेते हैं
कि ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और साथ साथ में इनका इनका ये जो दूसरे तत्वों के साथ संयोग करते हैं उनकी क्वालिटी और गुण भी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है ना। चलिएगा अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो वर्ग है इनको यानी संक्रमण तत्वों को किस नाम से पुकारते हैं। चलेगा, इनको किस वर्ग से पुकारते हैं। तो यानी कि जो हमारा थर्ड वर्ग है इसको स्कैंडियम का देते हैं। थर्ड जो वर्ग है इसको स्कैंडियम बोल देते हैं और अगले को क्या बोल देते हैं, टाइटेनियम, अगले वाले को वैनेडियम। ठीक है ना। यानी कि संक्रमण श्रेणी में सभी तत्वों को उनके वर्ग वाले तत्वों को उनके पहले तत्वों के नाम से जानते हैं। जैसे पहला वाला जो है स्कैंडियम है और एट्रियम है और इस प्रकार से। तो पहले वाले को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, स्कैंडियम से। ठीक है ना। दूसरे वाला को टाइटेनियम से, अगले वाले को वैनेडियम से, इस प्रकार से जानते हैं। छोटी सी बात है, वही बात है कि ये जो हमारे वर्ग हैं कुछ इस प्रकार से, तो संक्रमण धातुओं में उनके जो तत्व होते हैं उनके वर्गों के पहले तत्व के नाम से जाना जाता है। स्कैंडियम ए हो गया, टाइटेनियम से इस वर्ग को, वैनेडियम से इस वर्ग को, क्रोमियम से इस वर्ग को। सिक्का धातु कौन है। ठीक है ना। तो कॉपर AgAu जो है उसको हम लोग सिक्का धातु के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करें तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, देखते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। चलेगा, इसमें हम लोग पहले करेंगे किसका, प्रथम का। किसका करेंगे, प्रथम का। लेकिन एक छोटी सी बात है कि एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का डेफिनेशन में पढ़ लेंगे कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें n-1 into d उपकोष में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और d पर 1 से कितना 10 तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। तो हो गया क्या चीज, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो n-1 into d पर 1 to 10 and ns2 r1 and 2 यह होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट को, इस टॉपिक को राइट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एक बात ना भूलिएगा, रफ और पेन अपने पास लेकर बैठिएगा। जो पॉइंट आपको बेस्ट लग रही है उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे भी और साथ में लिखेंगे भी तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात है कि अगर हमको क्या करना है, संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है तो इनको तो श्रेणियों में बांट दिया गया है, 3D 4D 5D 6D ऐसे करके। तो चलेगा, हम देख लेते हैं कि 3D श्रेणी वाली, यानी कि 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3D एलिमेंट सीरीज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट। ठीक है ना। 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से इसमें 3D श्रेणी में। एक हम लोग वर्ग टेबल बना देंगे और टेबल में क्या करेंगे, 10 ऐसे लिख देंगे। परमाणु स्कैंडियम 21, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, वैनेडियम कितना 23। फिर इसके बाद आगे क्रोमियम, स्टार लगाएंगे, दिस इज एक्सेप्शनल एलिमेंट सो दैट वी आर राइट एक स्टार द एलिमेंट क्रोमियम। फिर इसके बाद मैग्नीज 25, आयरन 26 ऐसे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d पर 1। क्यों, क्योंकि हमें 21 चाहिए और 21 के लिए कितना 10 हो गया, 10 20 और 20 1 21। अगला वाला सेम उतारेंगे और 3d पर 2 कर देंगे। वैनेडियम वाला सेम उतार के 3d पर 3 कर देंगे। क्रोमियम वाला सेम उतारेंगे, लेकिन छोटी सी बात है क्योंकि 4s2 और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 3d पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 आना चाहिए था। लेकिन छोटी सी बात है कि दिस इज एक्सेप्शनल एलिमेंट, अपवाद वाले तत्व है, इसलिए
2 से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आकर डी वाला में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ पर जाता है कितना 5। इसका मैग्नीज वाला करते हैं तो वही बात है, 2 2 2 आ रहा है ना, चलेगा, चलाइए उसी तरह 2, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 3D पर 5 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, देखिएगा कैसे, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया, और बाकी इस तरह कंटिन्यूस चलेगा। एक छोटी बात, कॉपर के लिए थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सबका इसी तरह कर देखते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट के जो हमारा जिसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सीखना है तो याद रख लीजिएगा, इंटरमीडिएट का हम एक हमारा एक लेसन है जिसका नाम है D&A ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्री स्पेशल चैप्टर चलेगा, उसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा का बताएंगे जरूर। लेकिन छोटी सी बात है कि अगली वीडियो हमारी खुद आ रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभाव और बर्बरी का नियम दोनों आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको फिलहाल लिखना समझिए। और इसमें हम लोग दोनों का डेफिनेशन जान लेते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। अनुचुंबकीय एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबक के संपर्क में रखने पर उनमें चुंबक का गुण आ जाता है, और इसी के बेसिस पर एक और पदार्थ है जिसका नाम है लव चुंबकीय पदार्थ। लव चुंबकीय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक के संपर्क में रखने पर उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, और चुंबक को फिर हम लोग हटा भी देंगे, फिर भी उसके पास चुंबक का गुण कुछ समय तक बना रहेगा। यदि उस लोहे के अंदर का अगर चुंबकीय गुण अगर हटाना है, बाहर करना है, तो हम पीट दें या फिर क्या कर दें, गर्म कर दें, तो उसके अंदर का चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कभी आपने देखे होंगे क्या चीज कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है जो रेडियो टेलीविजन टेप बनाते हैं, वो किसी स्क्रू को जब ओपन करते हैं, खोलते हैं तो ओपन तक कर देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम टीवी को प्लाटे नहीं, टीवी को उसी तरह क्या करें, स्क्रू निकाल लें। तो अपने जो उसका टेस्टर होता है या फिर पेचकस होता है, उसको क्या करता है, चुंबक में 2 बार 4 बार 5 बार क्या करता है, रगड़ देता है, घर्षण कर देता है, तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है टेस्टर में और या पेचकस में। फिर इसको उसके अंदर डालता है तो उसका जो स्क्रू होता है उसके पेचकस की सहायता से बाहर चला जाता है। यानी कि वही बात है, चुंबक के संपर्क में रख दिया तो उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। और लव चुंबकीय जो होते हैं एक अस्थायी चुंबकत्व का क्या कर देते हैं, पदार्थ अस्थायी चुंबकत्व का गुण प्रदान करते हैं, या गुण उसमें उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। अस्थायी चुंबक उसमें हो जाता है, ठीक ना। जब चुंबक के संपर्क में रखते हैं तो अस्थायी चुंबक की तरह काम करते हैं। चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित मतलब कि युग्मित नहीं, जोड़ा वाला नहीं, अनपेयर होगा, ठीक है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ऐसे तत्व या परमाणु या ऐसे पदार्थ जिसमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उस हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। जैसे में हमारा कौन कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व में बहुत से अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल। तो आयरन कुछ इस प्रकार से, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, फिर इसके बाद कॉपर, इस प्रकार से जो एलिमेंट हैं। और इस जो एलिमेंट है कैसे हैं, ये है क्या चीज, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक के संपर्क में रखने पर या चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं और चुंबकीय गुण हटा देने पर भी कुछ समय तक चुंबक के जैसे कार्य करते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ है। छोटा सा डेफिनेशन कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक के भांति कार्य करते हैं, या ऐसे पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है उस हम लोग क्या कहेंगे, चुंबक का गुण पाया जाता है उस हम लोग क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ या चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या चीज है, ऐसे पदार्थ है जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, उस हम लोग क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या चीज, और इसमें क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चीज है, Fe के पास देखें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। Fe के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग कर देते हैं Fe26 वाला, तो मिल जाता है क्या चीज, 1s2 2s2 और 2p पर 6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप चलिएगा इसको जब हम एक्साइटेड स्टेट में कर देते हैं, तो एक्साइटेड का मतलब, एक्साइटेड में अगर करेंगे तो 1 वाला एक साथ 2 2 एक साथ, तो 1 वाला एक साथ हो जाएगा, 2 2 एक साथ हो जाएगा, ये 3 और 3 और 3 एक साथ 4s2 बाहर निकला, यानी 1s2 एक साथ हो जाएगा। इसके बाद 2s2 और 2p6 एक स्थान पे, और 3s2 3p6 एक स्थान पे, और 3d6 एक स्थान पे, यानी कि एक में हो जाएंगे 3 वाले और 4s2। लेकिन हम तो ले रहे हैं Fe पर 2 पॉजिटिव, और Fe पर 2 पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो पूरा करेंगे तो हो जाएगा 3d6।
कैसे लेगा। डी के लिए हमारे पास जो ऑर्बिटल बनते हैं, ऑर्बिटल के बारे में आपको बताया जाएगा अभी। ऑर्बिटल जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डी के लिए बनते हैं कितना, डी के लिए 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। 6 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इसके पास यानी कि 1 2 3 4 5 एक 6 एंटी क्लॉकवाइज। यानी टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितने मिले, 4 मिले। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे कितना मिल जाते हैं, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सिंपल सा डेफिनेशन, वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ करते हैं, जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होगा। जैसे में हमारा कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो उसमें हो जाएगा क्या चीज, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। ये सब जो एलिमेंट्स हैं एक ऐसे हैं प्रतिचुंबकीय, जो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। और उसके गुण को हम लोग प्रतिचुंबकत्व कहेंगे, ठीक है ना। आगे छोटी सी बात है कि इसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। चलेगा। बाय डिफरेंस इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग को मिला। अब इसका एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही जैसे होते हैं, तो 3s1। यानी s का कितना मिला, s के लिए एक ऑर्बिटल और अनपेयर इलेक्ट्रॉन संख्या 1 मिला, n बराबर 1। चलेगा। यानी कि सोडियम, अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात है कि सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कितना, 3s1। लेकिन हमें करना किसके लिए, सोडियम पॉजिटिव के लिए। तो सोडियम पॉजिटिव के लिए जब करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p पर 6 एंड 3s पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या 11 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, एक ठो त्याग दिया है, तो 11 में से तो त्यागेगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया 2 और 2 और 6 इसके पास। p के लिए 3 ऑर्बिटल बनते हैं और यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 3 ठो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और 3 ठो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। और यहाँ मिल जाता है n का मान कितना, 0। इसलिए n का मान यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0। तो ये बात है कि ऐसे पदार्थ जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या चुंबक के प्रति जो प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और एक आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, जो अनुचुंबकीय पदार्थ का एक अनुचुंबकीय पदार्थ के जैसे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, चुंबक के अगर संपर्क में रख दें अधिक समय तो वह जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगते हैं, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिससे लोहा को ही ले लिया जाएगा, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों का और गुण पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है अस्थायी गुण। अस्थायी गुण देख लेते थोड़ा सा, स्टेबल प्रॉपर्टी, कि कौन कौन स्टेबल होते हैं, कौन कौन स्टेबल नहीं होते, ठीक है। याद रखिएगा कि यदि किसी तत्व के डी कोष में 0 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो, या 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 10, वे लोग क्या होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है ना, अधिक अस्थायी होते हैं। When any subcell contain 0 electron, 5 electron and 10 electrons fulfilled in one orbital are also called more stable। यानी कि अगर कोई भी तत्व, डी ब्लॉक के तत्व अगर 0 इलेक्ट्रॉन अपने रखते हैं, यानी डी जो होते हैं उसमें न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन और अधिकतम कितना, 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। और डी के लिए बॉक्स जो बनते हैं वो कितने, 5, कितने, डी के लिए 5 बॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5। अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, 5 बॉक्स बनाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आपको बता दें कि अगर डी ब्लॉक के तत्वों में जिस तत्व का डी कोष 0 इलेक्ट्रॉन रखता है, या 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, या फिर कितना, 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं,
तो वह अधिक अस्थायी होगा। अधिक अस्थायी का मतलब क्या होगा, न तो इलेक्ट्रॉन का आदान करेगा न तो प्रदान करेगा, उस समय अस्थायी है। और यह क्या कर रहे हैं, डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उस समय क्या हो रहा है कि न तो यही ऑर्बिटल न तो यही ऑर्बिटल जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्यागेंगे। यानी आपको इस तरह समझाया जा सकता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, व्यक्ति है जिसके पास 5 लड़के हैं, चाहे 2 लड़के हैं, मान लेते हैं 5 लड़के हैं चलेगा, तो उसमें क्या कहते हैं कि उसके फादर जो होते हैं उनको पैसा देते हैं 5 रुपीज, और कहते हैं कि तुम लोग मतलब ये काम कर लेना, और हर एक बंदे को 1-1 रुपया देते हैं, और कहते हैं कि और वो काम 1 ही रुपया का होता है, और कहते हैं कि इसमें से कोई एक बंदा कर देना। तो उसमें से सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बड़ा वाला करेगा, बड़ा वाला सोच रहा है छोटा वाला करेगा, छोटा वाला सोच रहे हैं कि और कोई करेगा। इससे करते करते काम नहीं हो पाता है। और किसी दिन क्या करते हैं, फिर सबको क्या करते हैं, दो बांट देते हैं बराबर बराबर, फिर काम नहीं हो पाता है, कोई नहीं त्यागने के लिए तैयार हो रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो उसमें क्या करेंगे, अगर किसी बंदे को अगर अधिक पैसा देंगे तो सब लोग अधिक बल लगा कर करेंगे कि इसी बंदे को ज्यादा पैसा मिला है और इसी से काम करवाइए। उसी प्रकार अगर किसी में अगर अधिक इलेक्ट्रॉन होता तो पहले वही अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता, त्यागता। और यहाँ पर क्या है, सबकी ऊर्जा बराबर हो गई है, यानी कि अधिक अस्थायी होते हैं। दूसरी बात, डीमेटेन, ये अभी क्या हो गया, अधिक अस्थायी, यानी मोर स्टेबल। बात हो जाए क्या चीज, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। एक बात आओ, दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि जब डी पर 1 होगा या डी पर 2 होगा या डी पर 3 होगा, डी पर 4 होगा, 5 नहीं होगा, डी पर 7, डी पर 8 और एक हो जाएगा डी पर 9। डी पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, डी पर 9। तो ये क्या होते हैं, इनके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 5 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, उसी के लिए हर के लिए 5 ऑर्बिटल, और जितना जितना इलेक्ट्रॉन उतना इतना हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, शो कर देंगे। अगर 1 के लिए दिखाना है, डी के लिए हम लोग बनाते हैं क्या चीज, 5 ऑर्बिटल, चलिएगा बन गया हमारा 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो 5 ठो ही बनाना पड़ेगा आपको। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर देंगे, शो करा देंगे। अगर 2 अगर यहाँ पर है तो आप कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अगर यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे आपको अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो 1 2 3 4। अगर 5 की अगर बात करेंगे, 5 नहीं है, 5 वहां पर चलेगा, 5 तो अस्थायी होता है। फिर इसके बाद 6 की बात करें, 6 भी होगा, एक यहाँ पर छूट रहा है, D6 होगा। तो D6 की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितना मिलेगा, 4। यानी कि कितने अनपेयर हैं, जो युग्मित नहीं है 4 मिलेगा। और आप कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 हो गया तो इतना, यानी का मान कितना मिला, 3 मिला। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 3 हो गया, 8 करेंगे तो इस प्रकार से होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितना मिल जाएगा, 2। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या देखिएगा शुरू में बढ़ रहा है 4 तक बढ़ेगा, फिर इसके बाद फिर बढ़ेगा 5 तक बढ़ेगा, इसके बाद 5 नहीं 4 तक बढ़ेंगे, फिर उसका धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है, चलिएगा। और यह क्या होते हैं, कम अस्थायी, क्या होते हैं, कम अस्थायी, ठीक ना। यह मोर स्टेबल और यह ओनली स्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं। चलिएगा आगे देख लेते हैं। अगली बात, अस्थाई और अस्थाई की बात हो गई। यहाँ पर कम अस्थाई नहीं बल्कि क्या लिख देंगे, अस्थाई की बात कर देंगे। यह अस्थाई ऊपर अस्थाई, यह अधिक अस्थाई कर देंगे, ठीक ना। चलिए दूसरी बात, यह तो बात आपको पता चल गया यहां से, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आती है रंगीन और रंगहीन की बात, कि कौन रंगीन है कौन रंगहीन है। तो याद रखिएगा कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होता है, रंगीन। और जिसके पास केवल युग्मित होते हैं वो रंगहीन होता है। तो आपको बता दें कि D0 और D10 इसके पास केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है या तो एकदम है ही नहीं। D0 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, D10 के पास देखिए पूरा फुलफिल है, यानी n का मान कितना है, 0 है, इसलिए क्या होगा, रंगहीन। क्या हो जाएगा, रंगहीन, यानी कोई रंग होंगे इसके पास नहीं होगा। जब n का मान 0 तो कोई रंग नहीं। और देखिए D1, D2, D3, D4, D5 और D6, D7, D8, D9,
ये क्या होंगे? रंगीन। क्या होंगे? रंगीन। ये अब कलर्ड होंगे और ये नॉन कलर्ड होंगे। ठीक है, ये सब क्या होंगे? नॉन कलर्ड। ये सब क्या हो जाएंगे? कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये रंगीन हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिएगा। सिंपल सी बात है। एक आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि D5 आप कैसे आ गया? तो D5 केवल स्टेबल है। D0, D5, D10 इज ए स्टेबल and D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 are non-stable. But D0, D10 is a colorless and D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 and D9 is a colorless. ठीक है, अगर डी ब्लॉक में कोई भी तत्व जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रयोग कर दिया जाए उसके बाहरी कोश में D1 आता है तो रंगीन होगा। D2 अगर आता है, D3, D4 अगर कोई भी अगर आ जाता है तो रंगीन होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जिसका चुंबकीय गुण का मान कुछ ना कुछ होगा। और अगर D0 चाहे D10 अगर आते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होगा, उस हम लोग क्या कहेंगे? रंगहीन। अच्छा, सोच लीजिएगा कि अयुग्मित और युग्मित क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, उसके पास कितना आ गया? लास्ट सेल में कितना? D7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो D के लिए हम कितना ऑर्बिटल बनाएंगे? 5 ठो। 1 2 3 4 5 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले 1 2 3 4 5 6 7। अयुग्मित का ठो बचा? अयुग्मित 3 बचा और युग्मित का ठो 2 ठो। इस प्रकार से हम लोग अयुग्मित और युग्मित को निकाल पाते। बात कर लेते हैं यह ब्लॉक के तत्वों की स्टूडेंट्स। किसकी बात? यह ब्लॉक के तत्व। और यह ब्लॉक के तत्व को इंग्लिश में वही बात, यह ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, चलेगा। यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में उपस्थित होता है, पहली बात इंपॉर्टेंट, n-2f उपकोष। ठीक है ना, उपकोष में क्या होते हैं? भरे होते हैं। ठीक है ना, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? n-2f उपकोष में, उसे f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो हमारे साथ लिखते भेजिएगा, यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में उपस्थित होते हैं उसे f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। क्या चीज? यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज? अंतिम इलेक्ट्रॉन। क्या चीज? अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n-2f उपकोष में क्या करते हैं? भरे होते हैं। ठीक है ना, क्या चीज? सामान्य या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलेगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या चीज? n-2f पर 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन और एक उपकोष बढ़ जाएगा n-1 D1 to 10 और n-2 या 1 to 2। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यह ब्लॉक के तत्व है इसको 2 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन? एक 4f और एक 5f। और आप सोचते हैं कि अगर पहला अगर को लेकर चलेंगे 4f पर, यानी n-2 के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? 4f। आप n-2 के स्थान पर उसके बराबर क्या रख देंगे? 4 अगर रखते हैं, मान लेते हैं वही बात है n-2f और 4f। अगर f से f से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे n-2 4 मिलेगा, n -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? 4 और 2 मिलकर 6। n का मान कितना रखना पड़ेगा? 6। आप मान लेते हैं n बराबर अगर आप 6 रखते हैं तो क्या आपको मिलेगा? n के स्थान पर अगर 6 रखें 6 - 2 चला जाएगा, मिल जाएगा कितना? 4f 1 to 40। इसके बाद यहाँ भी अगर 6 रखते हैं तो मिल जाएगा 5 और d 1 to 10। अब हम लोग क्या करते हैं? फिर यहाँ पर n के स्थान पर 6 तो 6 yes और 1 to 2। एक छोटी सी बात, यहाँ पर अगर आप अगर 4f पर लेकर चलेंगे तो उसमें बात हो जाएगी पहली श्रेणी 4f श्रेणी की, और अगर 4f के स्थान पे 5f करते हैं तो दूसरी श्रेणी की बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो याद रखिएगा जब हम लोग अभाव का नियम पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, अंत में 6 यस आता है और यहाँ पे आ जाता है क्या चीज? 4f से स्टार्ट होता है। ठीक ना, तो जब 6s खत्म हो जाता है तो हमारा 4f से स्टार्ट होता है, फिर आता है क्या चीज? 4f। फिर हम लोग d वाला में चलते हैं 4d कुछ इस प्रकार से चलते हैं। ठीक ना, तो यानी हमारा आ जाएगा क्या चीज? 6s
2 आता है, फिर 4f पे 14 और 4f 4 के बाद क्या आएगा 5 और f से पहले क्या चीज d आएगा और d पर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो ग्राउंड स्टेट में होता है ना, जब हम इसको एक्साइटेड में लिखेंगे तो पहले 4 वाला लिखेंगे, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला। पहले किसको 4 वाला को, फिर 5 वाला को, फिर 6 वाला को कहां लिखेंगे, यहाँ पर 6s2, जो अकॉर्डिंग यानी कि एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कर रहे हैं। चलेगा, वही बात है कि 6 कैसे आ गया, तो छठवां आवर्त ले लिए, इसको हम क्या कर देंगे कि n-2 वही करते हैं, क्या चीज वही है 4f, देखिए 4f 5d 6s 6s है, और यह हम जानते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, तो न्यूनतम कितना हो सकता है, तो 1 से लेकर 14 तक, डी में कितना 1 से लेकर 10 तक, और एस में कितना 1 से लेकर 2 तक तत्व उपस्थित होते, 2 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या मिला, यह 4f श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। लेकिन अगर हमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए किसका, यह ब्लॉक के तत्वों का, यह मिलेगा आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिंपल सी बात है, क्या होगा n-2 n-1 और n, ये तो आपको याद हो जाएगा। और क्या चीज यहाँ पर हमारा f आएगा, d और s, यानी 1 to 14, 1 to 10 और 1 to 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यह 112 नहीं होगा बल्कि होगा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग क्या करते हैं कि यह ब्लॉक के जो तत्व है उसे किस नाम से जानते हैं, तो चलिए आइए देख लेते हैं। चलेगा, यह ब्लॉक के तत्व को हम लोग 2 श्रेणी बांटे। ठीक है ना, यह ब्लॉक के जो तत्व है इसको किस नाम से जानते हैं, तो यह ब्लॉक के तत्व को हम लोग आंतरिक संक्रमण करते हैं। क्यों, क्योंकि यह संक्रमण जो तत्व है, यानी आपको बताए थे कि लेंथेनियम 57 और तथा लेंथेनियम हाफनियम 72 से लेकर Hg 80 तक के तत्व जो उपस्थित होते हैं, किसमें, संक्रमण तत्व होते हैं। और चौथा संक्रमण तत्व होते हैं वह तीसरा, यानी 3D 4D और 5D संक्रमण श्रेणी, यानी कि तृतीय संक्रमण श्रेणी है। आप सोचेगा कि तृतीय संक्रमण श्रेणी 57 तो है और साथ में 72 से लेकर 80 तक, यानी ये सब 10 तत्व क्या है हमारे किस श्रेणी में उपस्थित हैं, 5D श्रेणी में, यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी में। आप सोचेगा कि तृतीय संक्रमण श्रेणी है, ठीक है, संक्रमण श्रेणी है, इसके बीच में अगर आएगा तो संक्रमण श्रेणी तो है, लेकिन अंदर वाले को बोलेंगे अंतर संक्रमण श्रेणी। तो ये बात है, 58 से लेकर जो 71 तक के जो एलिमेंट है उस हम बोलते हैं क्या चीज, अंतर संक्रमण श्रेणी। लेकिन ब्लॉक बदल जाता है और आवर्त हमारे चौथा हो जाते हैं, छठवां हो जाते हैं। तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, क्या चीज, एक कौन चीज 6 ही पीरियड इसको मानते हैं और इसको क्या चीज 7th पीरियड मानते हैं। ठीक ना, तो चलिएगा, जब हमको मिलता है क्या चीज, यह ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या बोल देते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। क्या बोल देते हैं, क्या चीज, अंतः संक्रमण तत्व, चाहे अंतर संक्रमण श्रेणी कह देंगे। ठीक है, अंतर संक्रमण तत्व पे, ये चलिए अंतर संक्रमण तत्व, ये तो सभी लोग अंतर संक्रमण तत्व हैं। अंतर संक्रमण तत्व को 2 श्रेणी में बांटा गया, ठीक है ना, एक 4f और एक 5f। तो फिलहाल अंतर संक्रमण तत्व के नाम जानेंगे और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, आंतरिक भी बोल देंगे। ठीक है, अंतर को आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है ना, और इसी को दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। और कुछ इसमें ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव भी है। चलेगा, इसके प्रकार पढ़ लेते हैं कि इनको कितना भागों में बांटा गया है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक 4f और एक 5f श्रेणी। चलेगा, देख लेते हैं। संक्रमण श्रेणी को या आंतरिक संक्रमण को इस हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, अंतर संक्रमण, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व। चलेगा भैया, आप लोग आप देखिएगा अंतर संक्रमण तत्व कितने श्रेणी में, 2 श्रेणी में, एक 4f श्रेणी और एक 5f। तो पहली वाला को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स या लेंथेनम। लेंथेनॉइड्स, लेंथेनम, लेंथेनियम या फिर
इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, हिंदी में लिख देंगे क्या चीज, लेंथेनाइड, लेंथेनॉन्स के नाम से भी जानते हैं, क्या चीज, लेंथेनॉन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और एक है 4F श्रेणी के नाम से जानते हैं, चलेगा। और भी है क्या चीज, अंतर संक्रमण श्रेणी है, लेकिन प्रथम अंतर संक्रमण, क्या चीज, क्या बोल देते हैं, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी, ठीक ना। या फिर प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व, यहीं पे हम क्या लिख देंगे, आंतरिक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आंतरिक संक्रमण श्रेणी, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी, या फिर 4F श्रेणी के नाम से जानेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी बात, इसे हम लोग सबको दुर्लभ मृदा कहते हैं, तो हमारा बन जाएगा चीज प्रथम दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। प्रथम दुर्लभ मृदा की प्रथम श्रेणी, प्रथम दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है ना, यह श्रेणी प्रथम दुर्लभ मृदा तत्व। और दूसरा ला जाएगा चीज द्वितीय दुर्लभ मृदा तत्व की श्रेणी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और 4F श्रेणी के नाम जानेंगे। दूसरा वाला जो आएगा क्या चीज, एक्टिनाइड श्रेणी, क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी, या फिर एक्टिनॉन सीरीज, एक्टिनियम श्रेणी, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व, या द्वितीय आंतरिक संक्रमण तत्व, या फिर 5F श्रेणी यानी 5F सीरीज, या फिर द्वितीय दुर्लभ मृदा तत्व। इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिनियम यहाँ पर होगा, एक्टिनियम श्रेणी, आप लोग इसको लिख सकते हैं, 5F श्रेणी के नाम जानेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको बता दें कि लेंथेनाइड में और एक्टिनाइड में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, कितना होता है, +3 होता है, ठीक ना। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें एक्टिनियम और द्वितीय एक्टिनियम श्रेणी में क्या होता है कि एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम और यूरेनियम, 4 तत्व क्या है, मेड बाई, ये सब पृथ्वी के पृष्ठ पाए गए, क्या चीज, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। कौन चीज, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम और यूरेनियम, ये जो एलिमेंट हैं 4, इससे यह क्या है, पृथ्वी के आंतरिक पृष्ठ में दुर्लभ मृदा तत्व तो कहते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत से ये हमें प्राप्त होते हैं, दुर्लभता से मिलते हैं, ठीक है ना। और यह क्या होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक पृष्ठ में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, कहां से 93 से लेकर कहां तक, 103 तक, ये जो एलिमेंट हैं यह क्या है, पारा यूरेनिक तत्व, क्या चीज इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पारा यूरेनिक तत्व। जैसे में नेपच्यून हो गया, इसके बाद प्लूटोनियम हो गया, अमरीशियम हो गया, इसके बाद क्यूरियम हो गया, बर्केलियम हो गया। इसी प्रकार से सब जो एलिमेंट्स हैं यह क्या होते हैं, आसानी से कहां पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और यह सब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है इसे हम लोग पारा यूरेनिक तत्व के नाम से भी जानते हैं। और यह कहां से प्राप्त किए जाते हैं, अल्फा और बीटा किरणों के द्वारा यह प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम है, कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। और जो हमारी लेंथेनाइड सीरीज है इसमें कौन कौन एलिमेंट हैं, तो याद रख लीजिएगा, इसमें कौन कौन एलिमेंट हैं। लेंथेनियम से स्टार्ट होता है 57 से, और कहां तक चलते हैं, लॉरेंशियम, कहां तक, नहीं, ल्यूट्रेशियम 100 कितना, 100 नहीं बल्कि 71 एलिमेंट तक, ठीक है ना, ल्यूटेशियम 71 तक। और जो हमारा एक्टिनाइड सीरीज है इसमें कहां से एलिमेंट उपस्थित होते हैं, थोरियम कहां से 90 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक चलते हैं, लॉरेंशियम 103 तक, लॉरेंशियम 103 तक होते हैं। और आपको बता दें कि यह ब्लॉक में मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं वह कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और हमारी जो लेंथेनाइड सीरीज है इसमें बहुत से एलिमेंट का जो नेम है मतलब साइंटिस्टों के नाम पे भी रखा गया है, ठीक है ना। और एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे जो एक्टिनाइड सीरीज के नाम से
मतलब इसमें यह बात है कि लेंथनाइड सीरीज इसलिए कहा गया है कि सभी तत्वों के जो गुण हैं वह लेंथनाइड तत्वों के गुणों से समानता प्रकट करते हैं या उनका अनुसरण करते हैं, और उसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी के सभी जो तत्व हैं वह एक्टिनाइड यानी एक्टिनियम तत्व का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी बात है कि इसमें जो एलिमेंट हैं यहाँ तक 89 से लेकर 92 तक यह जो एलिमेंट हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में या पृथ्वी में पाए जाते हैं, यानी नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, जबकि 93 से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं ये कहाँ पाए जाएंगे, मेड बाई मैन यानी कि कृत्रिम विधियों से पाया जाता है। इसमें छोटी सी बात है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह कॉमन होती है, +3 होती है। ठीक ना। और एक छोटी सी बात है कि इसमें अगर हम लोग एक कॉमन चीज देखें तो इसका दोनों श्रेणियों में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2f उपकोष में क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक ना। और यह ब्लॉक के अगर यह ब्लॉक को नीचे की ओर, यह ब्लॉक के तत्वों को नीचे की ओर यह ब्लॉक के तत्वों को इस पीरियड टेबल में सबसे नीचे की ओर, बेस की ओर रखा गया है। तो हमारी आज की जो टॉपिक है, यार एक छोटी सी बात कि लेंथनाइड की तुलना में एक्टिनाइड सीरीज जो होती है, लेंथनाइड के तुलना में एक्टिनाइड सीरीज होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है। ठीक है। यानी कि छोटी सी बात है कि लेंथनाइड और एक्टिनाइड जो सीरीज होती है इसमें दोनों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है एक सामान्य अवस्था में कितना, +3 प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारी अभी आज फिनिश में कौन चीज, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों का क्या चीज, सामान्य गुण हम लोग पढ़े। ठीक ना। तो अभी बहुत से यानी कि 4000+ क्वेश्चन इस पीरियड टेबल से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, एक हमारे एकेडमिक एग्जामिनेशन में या फिर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक ना। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो बहुत चीजें हमको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। क्या चीज कि प्रथम आवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें 2 तत्व उपस्थित होते हैं। और द्वितीय और तृतीय में कितने हैं, 8 और 8 तत्व उपस्थित होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। और चौथे पांचवें में कितना, 18 और 18 एलिमेंट उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और छठे और सातवें में 18 और 1 अपूर्ण, या हम फिर कह सकते हैं 32 या अपूर्ण के नाम से जाना जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। बहुत से है, इसमें विकर्ण पढ़ना है, डायगोनल वही रिलेशनशिप पढ़ना है। और अभी हमको हमारा एक वीडियो अभी बाकी रह गया जिसका नाम है क्या चीज, पीरियड टेबल की हिस्ट्री, कि सबसे पहले पीरियड टेबल किसने बनाया था, डुब्राइनर ने। फिर डुब्राइनर ने 1829 में आया था। फिर इसके बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूलैंड 1863 में आए। फिर इसके बाद मेंडलीफ ने 1869 में आए। फिर इसके बाद H.G. मोजले 1913 में आया परमाणु क्रमांक का खोज करके। और कितने आवर्त, कितने ब्लॉक, यानी कि हमें हिस्ट्री ऑफ द पीरियड टेबल को भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंटिन्यू होगा। और उससे पहले हमारा एक वीडियो जल्द ही आएगा, क्या चीज, जिसका नाम होगा क्या चीज, कि तत्वों के पीरियड टेबल में उपस्थित सभी तत्वों का संक्षिप्त नाम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।